हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री की फैक्ट सीरीज आपकी चल रही है और लगातार ऐसे कंडीशन में आप सब लोग देख रहे हैं कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हिस्ट्री की है वो एक दो तो है नहीं, अनगिनत इंफॉर्मेशन है। ऐसे कंडीशन में आपको फैक्ट याद करने के लिए और उससे संबंधित कुछ ट्रिक भी जो आपके लिए जरूरी है उसको भी ध्यान रखने के लिए आप देखेंगे ये सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्चुअल जानकारी नहीं दी जाएगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे नोट से है। मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि जो फैक्चुअल हिस्ट्री फैक्ट सीरीज है वो हमारे नोट से एज इट इज है, जो हमने नोट से 7-8 वर्षों में बना रखा है। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का सारा नोट्स जो है आपके सामने फैक्ट सीरीज के नाम से चलाई जाएंगी। अभी जैसे आपका एक पीटी, यूपीपीसीएस पीटी 2026 के लिए हिस्ट्री की क्लास अभी लगातार चल रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देख लिया है। लोकेशन बेस्ड जो फीचर्स हैं वो अभी समझेंगे हम लोग पीटी की क्लास में। इसी के साथ हमने अभी आपकी हिस्ट्री फैक्ट सीरीज चला रखी है, ठीक है। तो ये आपकी हिस्ट्री फैक्ट सीरीज है ताकि आपको जो है एक ही वीडियो में अगर आप वहां पर देख रहे हैं तो फैक्ट और जो है फैक्ट और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट तो मिल रहा है, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे केवल आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, रेलवे की, एसआई की, ठीक है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में फैक्ट को अपने जो है संज्ञान में रख पाए। तो चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला तथ्य जो हमें दिखाई पड़ता है, सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। सिंधु सभ्यता हमने आपको बता रखी थी कि पाकिस्तान में जो एक नदी बहती है भारत के लेह से होकर के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाती है, सिंधु नदी। इसके तटीय क्षेत्रों में जितने लोकेशन पाए गए उनके आधार पर, सिंधु घाटी के क्षेत्र में जो लोकेशन पाए गए उनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता बताया गया। इसके अगर तिथि क्रम की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्रम हमें 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के आसपास दिखाई पड़ता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में ही आप देखेंगे कि हमें 4 प्रजातियां दिखाई पड़ती हैं। प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियां कौन कौन सी दिखाई पड़ती हैं? यहाँ पर पहली प्रजाति हमें भूमध्य सागरीय दिखाई पड़ती है, दूसरी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दिखाई पड़ती है, तीसरी प्रजाति अल्पाइन और चौथी प्रजाति मंगोलाइड दिखाई पड़ती है। ये सारी प्रजातियां जो है मानव की प्रजातियां, जैसे आप देखेंगे भारत में भी कई प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजातियां कई प्रकार की पाई जाती थी, तो भूमध्य सागरीय प्रजातियां जो है सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी। प्रजातियां क्यों? मानव प्रजातियों में अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग रूप, रंग और गठन दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में अलग प्रकार के मानव के नाक कहीं चपटे होंगे, कहीं आंखें उनकी उठी होंगी, कहीं बाल जो है घुंघराले होंगे। तो मानव की प्रजातियों के आधार पर उनका रूप, रंग और बनावट भी जो है एक प्रकार से अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो 4 प्रजातियां हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती हैं। सर्वाधिक अगर आपसे कभी पूछे कोई तो आप बताएंगे भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है पाई जाती है। भूमध्य सागरीय यूरोप की प्रजाति थी जो यहाँ पर आकर के बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो नगरीय सभ्यता दिखाई पड़ती है और आगे चल करके हम लोग जब देखेंगे वैदिक सभ्यता तो ऋग वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता दिखाई पड़ती है। नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आप देखेंगे कि सभी नगर 2 भागों में विभाजित दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे ऊपरी भाग को, यानी नगर का जो ऊपरी भाग होता था, ऊपरी दुर्ग होता था, उसको एक प्रकार से वहां पर शासक वर्ग रहते थे। निम्न दुर्ग में आप देखेंगे कृषक वर्ग, सामान्य वर्ग रहते थे। तो नगर मान लीजिए नगर है पूरा और किला से एक प्रकार से प्राचीर से घेरा हुआ है, तो इसका जो ऊपर वाला भाग होता था वहां पर आप देखेंगे शासक वर्ग रहते थे और नीचे वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर कृषक वर्ग या फिर कर्मकार रहते थे। तो वही बात कह रहे हैं कि नगरीय सभ्यता सभी नगरों में जो है आप देखेंगे 2 भागों में विभक्त दिखाई पड़ता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की जो नगर योजना है वो एक समान दिखाई पड़ती है। यानी हड़प्पा जो लोकेशन है हमने बताया पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। वही हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो आपका कहां पर है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में दिखाई पड़ता है, जो कि रावी जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर दिखाई पड़ता है। कालीबंगा एक लोकेशन हमने आपको बताया था राजस्थान में है, ये आप देखेंगे घग्गर नदी के किनारे। यहाँ की जो सिटी प्लान है वो एक समान दिखाई पड़ती है। कालीबंगा और रंगपुर की बात करें, इनको छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी कालीबंगा जो राजस्थान का है, रंगपुर आपका कहाँ है? रंगपुर आपका दिखाई पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात का रंगपुर और कालीबंगा राजस्थान का 2 ऐसे लोकेशन है जहां पर जो है मकान बने हुए थे कच्ची ईंटों के बने हुए थे और अन्य सभी जगहों पर आप देखेंगे पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे।
घरों के दरवाजे, ये अभी बात किसकी चल रही है? ये बात सिटी प्लान की चल रही है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य रूप से सड़क पर ना खुलकर कहां पर, गलियों में खुलती थी। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो स्वच्छता है वो अगर सड़क की तरफ घर के खिड़की खुले रहेंगे तो डस्ट जो है वो पूरी तरीके से घर के अंदर एंट्री करेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत ही प्लान के साथ अपने सिटी प्लान को जो है व्यवस्थित कर रखे थे। तो घरों के जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो घर की तरफ ना खुल करके घर के जो है मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके घर के पीछे की तरफ खुलते थे। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोकेशन बेस्ड आपके सवाल पूछे जाते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में। हड़प्पा की बात करें जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में है आपका। और किस नदी के किनारे है? तो आप देखेंगे रावी नदी के बाएं तट पर है। इसकी खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने कब की है? तो 1921 में की है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यहां पर जो है स्टुअर्ट पिगट नाम के एक पुरातत्वविद हैं, इन्होंने कहा कि ये अर्ध औद्योगिक नगर जो है इस रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई किसने कहा है कि हड़प्पा जो है अर्ध औद्योगिक नगर दिखाई पड़ता है, तो आप बताएंगे स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि हड़प्पा अर्ध औद्योगिक नगर। क्यों? क्योंकि औद्योगिक का मतलब क्या हुआ? जहां पर पूरी तरीके से सड़कें ठीक हो, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर सड़कें अच्छी हो, इंडस्ट्री लगी हो, पढ़ाई लिखाई का जो है विद्यालय बना हुआ हो, ठीक है, सफाई की व्यवस्था हो। लेकिन यहाँ पर इनका कहना था कि भाई इतने व्यापक स्तर पर तो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यह है कि आप कह सकते हैं सेमी इंडस्ट्रियल एरिया जरूर था। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा, हड़प्पा की बात चल रही जो कि हमने आपको लोकेशन बता रखा था, पाकिस्तान का जो लोकेशन बताया था, यहां पर हमने बताया था कि हड़प्पा है। और आप ये जो सिंधु नदी है, ये तो रावी नदी है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के आप दाहिने तट पर यहां पर मोहनजोदड़ो हमने बताया था कि यहां पर मोहनजोदड़ो दिखाई पड़ता है। तो रावी नदी के तट पर आपका हड़प्पा हो गया, और मोहनजोदड़ो हमने बताया था कि ये सिंधु नदी के दाएं तट पर दिखाई पड़ता है। यहां पर हड़प्पा की बात चल रही तो निवासियों का जो बड़ा भाग है हड़प्पा का, वो व्यापारी, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न लोग यहां पर दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं लोगों ने हड़प्पा को कहा कि भाई हड़प्पा जो है वो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्थान के बारे में कहा गया कि जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विस्तृत साम्राज्य की राजधानी, तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा बताएंगे। और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र के बारे में कहा गया कि ये सेमी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप बताएंगे कि हड़प्पा क्षेत्र के बारे में कहा गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां जो जो पॉइंट आपके फैक्चुअल हैं उनके साथ कोई अगर कॉन्सेप्ट जुड़ा है तो वो भी बताता चलूं। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि दूसरे स्लाइड में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिनको हमें समझने की कोशिश करना है। देखिए, हड़प्पा में कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे हर बार कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी का हो, कहीं ना कहीं। अब इनको याद कैसे करना है? हड़प्पा मैंने आपको बता दिया था कि भाई पाकिस्तान में, हमने आपको लोकेशन भी बताया था कि पाकिस्तान जो है ये लोकेशन है, और भारत के बगल में आपको बताया ये पाकिस्तान जो है भारत के जस्ट किधर है? पश्चिमी इलाके में, उत्तर पश्चिमी इलाके में। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर, हमने ये भी आपको बता रखा है। और फिर आप देखेंगे कि जो हमने आपको बताया है क्या, मोहनजोदड़ो, वो जो है वो आपका सिंधु नदी के तट पर दिखाई पड़ता है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो हो गया, और ये आपकी सिंधु नदी हो गई, ठीक है, और ये आपका रावी नदी हो गया। तो रावी नदी के तट पर जो स्थान हमें दिखाई पड़ता है वो कौन सा दिखाई पड़ता है? वो हड़प्पा दिखाई पड़ता है। और ये मोहनजोदड़ो की बात चल रही है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की बात चल रही है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा की। तो यहां पर इस लोकेशन को इमेजिन करिए, कैसे याद करना है? देखिए, इमेजिन आपको करना है कि कब्रिस्तान R37, जब आपसे कभी क्वेश्चन आए कि भाई R37 कहां पर मिला, तो आप तुरंत दिमाग में याद कर लीजिए कि हड़प्पा में। हड़प्पा में जो है हमें एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम था R37। अब कब्रिस्तान हो गया तो वहां हमें सवाधान भी मिलेगा। तो जब कब्र मिलेगा तो बिना सवाधान के थोड़ी हो सकता है। तो किसी ने किसी को हड़प लिया था, तो वहां उसकी कब्र बना दी और फिर उसी में उसको दफना दिया, तो सवाधान पेटी का काम हो गया। तो अब आपको याद हो जाएगा कि किसी ने किसी के क्षेत्र को हड़प लिया और उस शोक में वो मर गया, तो ऐसे कंडीशन में उसकी कब्र बन गई और वहीं पर सवाधान पेटी में उसको जो है दफना दिया। तो हड़प्पा में क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान, सवाधान पेटी। अब इतना याद हो गया आपको। दूसरा, शंख की बात चल रही है, ठीक है।
हड़पने के बाद जो हमने याद कैसे किया था वो मैं बता रहा हूँ आपको। हड़पने के बाद जो है उसने पूजा पाठ करवाया और शंख बजाने का काम किया। तो हड़पने किसी को हड़पा तो वहां पर उसका कब्रिस्तान बन गया, और वहीं पर कब्रिस्तान में कब्र में आप देखेंगे समाधान दिखाई पड़ता है। और हड़पने के बाद पूजा पाठ करवाया, जो कि आप किसी जमीन हड़पेंगे तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आपको शांति के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो शंख जो है, शंख हमें कहां पर दिखाई पड़ता है, हड़प्पा में। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, अब आप देखेंगे कि हड़प्पा से ही हमें जो है जमीन हड़पी थी, वहीं से हमें एक पौधा निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो भी स्त्री के गर्भ से। तो जब कभी आपसे पूछे कि किस स्थान से जो है हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई पड़ता है, तो आप क्या बताएं। ये कहानियां मैंने अपनी तरफ से बनाई है याद करने के लिए, बाकी इन कहानियों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो याद करने के लिए मैं बनाया हूं, ठीक है। उर्वरता की देवी, अब मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, हिस्ट्री वाले सेशन में, कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ जो पौधा है वो एक प्रकार से मात्र सत्तात्मक समाज की अवधारणा को मजबूत करता है, कि हड़प्पा के लोग जो है वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। अब जब स्त्रियों की दशा की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्त्रियों की दशा में गिरावट होती गई, उनको शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया गया, और धीरे धीरे फिर मात्र सत्तात्मक समाज जो है पितृ सत्तात्मक समाज में चेंज होता गया, ठीक है। तो उर्वरता की देवी जो है हड़प्पा सभ्यता से दिखाई पड़ती। गेहूं और जौ के दाने, अगर पहले किसी खाद्य वस्तु की बात करें कि कौन सा खाद्य वस्तु सर्वप्रथम हमें उपयोग के तौर पर दिखाई पड़ता है, तो वो आपका जौ दिखाई पड़ता है। वही धातु की बात करें तो तांबा जो है हमें सबसे पहले धातु के रूप में उपयोग में दिखाई पड़ता है। तो गेहूं और जौ के दाने दिखाई पड़ते हैं। अन्नागार की बात करें तो हड़प्पा में अन्नागार भी दिखाई पड़ता है। हालांकि याद रखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार था। अन्नागार मतलब धान वान गेहूं वगैरह रखने के लिए जो स्थान होता है उसको अन्नागार कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो में भी बृहत अन्नागार और स्नानागार दिखाई पड़ता है। नहाने के लिए स्विमिंग पूल, जिसको अभी वर्तमान में स्विमिंग पूल बोलते हैं, पहले भी स्विमिंग पूल बना करते थे, पहले भी आभूषण के सामान मिलते थे। जैसे कल की क्लास में हमने लिपस्टिक और कंघा आपको बताया था, कहां पर मिला था लिपस्टिक कंघा, हमें कहां पर दिखाई पड़ता है, बनावली में हमने कल आपको बता रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्वास्तिक का जो चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह कल हमने आपको बना के बताया था कि ये स्वास्तिक का चिन्ह हमें कहां पर मिला था। ये आप देखेंगे हमें मिलता हुआ दिखाई पड़ता है कहां से, हड़प्पा से। वहीं अगर सीपी के पैमाने की बात करें, सीपी आप देखेंगे समुद्र में जो है, समुद्र में तटीय क्षेत्रों में सीपी मिलता है। सीपी एक शंख के आकार का छोटा सा जीव होता है, उसके खोखले को सीपी बोलते हैं। उसके पैमाने की बात करें तो ये भी हमें कहां से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो, मैंने आपको लोकेशन बता दिया कि मोहनजोदड़ो का लोकेशन सिंधु घाटी के दाहिने तट पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में, मोहनजोदड़ो शब्द का तात्पर्य है कि मृतकों का टीला, जब लोग मर जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो उन्हीं को दफना दिया जाता, दफनाने के बाद में जो है टीला बना दिया जाता था, ऐसे ऐसे कर टीला, उस लोकेशन को ही मोहनजोदड़ो बोलते थे, ठीक है। तो वो पूरा स्थान ही आप देखेंगे पाकिस्तान में अभी भी जो है रिजर्व करके रखा गया, वहां पर जो है किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो आप देखेंगे मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो शब्द का तात्पर्य है। राखल दास बनर्जी भाई साहब ने जो है इसकी खोज कर रखी है, कब की है, 1922 में। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई है, 1921 ईस्वी में। अब ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले हड़पने का काम होता है 1921 में, और फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो में 1922 में खोज होती है राखल दास बनर्जी के जो है नेतृत्व में। एक प्रकार नेतृत्व करता, अगर आप देखें तो हमें नेतृत्व करता कोई दूसरा दिखाई पड़ता है, ये खोज करता थे, ठीक है। यहाँ पर अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो कोई ना कोई शासन व्यवस्था जरूर रही होगी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाना तो शासन होगी। तो शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक, राजतंत्र मतलब क्या हुआ, राजशाही, राजा होगा, उनकी प्रजा होगी, ठीक है, उनकी सेना होगी। तो इस तरीके की शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती, यहाँ पर जनतंत्र की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जनतंत्रात्मक का मतलब जैसे डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, जैसे भारत में क्या है, डेमोक्रेसी यानी जनता का यहाँ पर शासन है। जनतंत्र का मतलब क्या हुआ, जनता का शासन। जनता का शासन का मतलब आप अपने मर्जी से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चूज कर सकते हैं। वहां पर क्या व्यवस्था थी कि जनता जो है अपने माध्यम से, लोगों के सहमति के माध्यम से एक शासक को या एक जो है राजा को चूज करते थे, जनता के लोग यानी जन लोग चूज करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। अभी मोहनजोदड़ो में कुछ और अवशेष देखेंगे, जो जैसे कि अभी हमने हड़प्पा में देखा, तो मोहनजोदड़ो में कौन सी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति दिखाई पड़ती। तो चलिए तीसरी स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन से प्राप्त अवशेष हुए हैं हमें, ठीक है।
तो मोहनजोदड़ो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे अवशेष हैं जो प्राप्त हुए हैं, जिनसे आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये अगर स्लाइड आप ठीक से याद कर लिए तो आपके एक दो क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो के बारे में फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। वहीं मोहनजोदड़ो खोज किसने की है? 1922 में किसने की है? राखलदास बनर्जी ने की है। और अगर बात करें हड़प्पा की खोज किसने की है, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की है। तो मोहनजोदड़ो की बेसिक बात हो गई। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि मोहनजोदड़ो में कौन से अवशेष मिले हैं, तो बृहद स्नानागार, स्विमिंग पूल में नहाने की जो व्यवस्था है मोहनजोदड़ो, मोहन नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही शौकीन था स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। तो कभी भी मोहन स्विमिंग पूल आए स्नानागार तो आप बता दीजिएगा कि स्नान करने की शौक किसको थी? मोहन नाम के व्यक्ति को। तो आप कभी नहीं भूलेंगे मोहन बृहद स्नानागार, बड़े जो है स्विमिंग पूल में स्नान करने की जो आकांक्षा थी वो मोहन की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो मातृ देवी की मूर्ति, अब देखिए तभी हमने पढ़ा था हड़प्पा में कि जो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हमने ये देखा था। उर्वरता की देवी हमने देखा था। थोड़ा थोड़ा मैं तुलनात्मक रूप से आपको बताता चलूंगा ताकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद हो जाए। ये सीरीज इतनी कठिन है कि आप अगर याद कर ले जाएंगे तो आपकी कोई भी पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फैक्चुअल यूपीएससी में हो, बैंक में हो, रेलवे में, आपका कहीं कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। उर्वरा की देवी हमने देखी थी कहां पर? उर्वरा की देवी हमने देखी थी जो है हड़प्पा में। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हमने कहां पर देखा था? हड़प्पा में। यहां पर जो बताया गया है वो मातृ देवी की मूर्ति है, यानी एक प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति थी वो हमें यहां से प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ती। कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो आप ये बताएंगे कि मातृ देवी की मूर्ति की पूजा जो है मोहन के घर में होता था। तो मोहन एक तो पहला शौकीन था बड़े स्नानागार में नहाने के लिए, दूसरा मोहन के घर पर मातृ देवी की पूजा होती थी। अब दोनों फैक्ट आपके तैयार हो गए, ठीक है। तीसरा, कांसे की नर्तकी, मोहन को जब बड़े स्विमिंग पूल में नहाने का शौक था तो एक प्रकार से नर्तकी का भी इसको शौक दिखा। नर्तकी मतलब नाचने वाली, डांसर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कांसे की नर्तकी इसने जो है बनवा रखी थी। तो आपको याद कैसे करना है कि मोहन के घर पे एक कांसे की नर्तकी भी दिखाई पड़ती है। तो तीनों बातें याद हो गई। मोहन शौकीन था बृहद स्नानागार का, मोहन के यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी, मोहन जो है वो एक प्रकार से नर्तकी का शौकीन था, ठीक है। तो मोहन के यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। और मोहन के घर पे जो काम होता था वो राजशाही का काम होता था। तो राज मुद्रांक भी यहाँ पर मिलता है। राज का मतलब राजा का, मुद्रांक का मतलब मुद्रा पर अंकित कोई भी चिन्ह। तो राज मुद्रांक भी मोहनजोदड़ो में मिलता है, मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ की मूर्ति। तो यहाँ पर देखिए मातृ देवी की मूर्ति तो मोहन के घर पे मिलता ही है। पशुपतनाथ की मूर्ति वैसे आप देखेंगे नेपाल में एक स्थान है पशुपतनाथ, वहां पर जो है भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। लेकिन याद रखिए कि मोहन के यहाँ भी पशुपतनाथ की मूर्ति हमें दिखाई पड़ती। तो इतने इंफॉर्मेशन मुझे लगता है आपको लाइन से याद होंगे। बृहद स्नानागार मोहन के यहाँ मिलता है मोहनजोदड़ो में। दूसरा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तीसरा आप देखेंगे मातृ देवी की मूर्ति। चौथा आप देखेंगे पशुपतनाथ की मूर्ति। पांचवा राज मुद्रांक। इतने याद हो गए। सूती कपड़ा पहनना मोहन को बहुत पसंद था, नहाने के बाद ये सूती कपड़ा पहनता था। तो मोहनजोदड़ो के यहाँ जो है सूती कपड़ा भी दिखाई पड़ता था। हाथी इसने पाल रखा था और मोहन को मार दिया था। तो हाथी का जो कपाल है इसको काटने का काम मोहन ने किया। तो मोहन के यहाँ सूती कपड़ा और साथ ही साथ हाथी का कपाल खंड भी दिखाई पड़ता है। हाथी एक दिन जो है पागल हो गया और हाथी ने क्या किया? हाथी ने जो है मोहन को मार दिया। तो उसने कपाल कर दिया, उसके खोपड़ी को जो है खंडित कर दिया। तो कपाल खंड कहाँ मिलेगा? ये सब बनावटी कहानियां नहीं तो आप सोचिए सच है, ठीक है। बनावटी कहानियां। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य। मोहन जो है पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता था और दियाली बनाना था उसको। तो उसने गीली मिट्टी का क्या किया? दिए बना दिया और उसी का साक्ष्य उसके घर पर दिखाई पड़ता है। अभी आप देखिएगा, आपको जो लग रहा है कि ये सब मैं जोड़ रहा हूं, अभी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। गले हुए तांबे का ढेर, तो गीली मिट्टी का दिए के साक्ष्य तो मिलता ही है। गले हुए तांबे का ढेर यानी जो ताम्र हमें दिखाई पड़ता है। सबसे पहले जो इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु दिखाई पड़ती है वो ताम्र है, ना कि लोहा। आपसे कभी कोई पूछे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का इस्तेमाल होता था, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता था। लोहे का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता था। ना ही सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले हैं। पूजा पाठ होने की पद्धति हमें दिखाई पड़ती है और मूर्तियां भी दिखाई पड़ती है, लेकिन मंदिर का कोई अवशेष हमें नहीं मिला है। तो गले हुए तांबे का ढेर भी इसके यहाँ दिखाई पड़ता है। सीपी की बनी हुई पटरी। अब देखिए एक क्वेश्चन अभी हमने आगे बताया था कि हड़प्पा से हमें सीपी का पैमाना दिखाई पड़ता है। अभी हमने आपको बताया था कि सीपी का पैमाना
पैमाना का मतलब मापक, ठीक है। तो हड़प्पा से जब पूछे कि भाई सीपी का पैमाना कहां से मिला है, तो आप बताएंगे हड़प्पा से मिला है, जो कि रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है। 1921 में आप देखेंगे किसने, दयाराम साहनी ने खोज कर रखी है। सीपी की बनी हुई पटरी जो है, अगर आपसे पूछे पटरी, तो आप देखेंगे ये हमें कहां से दिखाई पड़ता है, ये मोहनजोदड़ो से। कुंभकारों के भट्टों, ठीक है, भट्टों का अवशेष कहां से मिलता है, कुंभकार। कुंभकार मतलब कौन से होते हैं भाई, कुंभकार जो कुम्हार होते हैं, ठीक है, जो एक प्रकार से आपके दियाली दीपक वगैरह बनाते हैं, उनके भट्टों की बात करें, जो मिट्टी पकाने का काम करते हैं वो भट्टों में करते हैं, ठीक है, भट्टी छोटी छोटी बनाए रहे, तो वहां पर आप देखेंगे मोहन भाई साहब के यहाँ मिलता है मोहनजोदड़ो। मिट्टी का जो तराजू है वो कहाँ मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है। वहीं सबसे बड़ी ईंट की बात करें तो हमें मोहनजोदड़ो के घर पर मिलता है सबसे बड़ी ईंट। अब आप आंख बंद करके सोचिए कौन कौन से मैंने पॉइंट बताया। सबसे पहले मोहनजोदड़ो के यहाँ क्या बताया था, कांसे की, अब अगर क्रम थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए तो चल जाएगा, बृहत स्नानागार बताया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया डांसिंग, मतलब एक प्रकार से नर्तकी बताया, कांसे की नर्तकी। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि मोहन जो है हाथी पालता था और हाथी ने मार दिया, तो हाथी का खंड भी मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र, नहाने के बाद सूती वस्त्र, देखिए सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। फिर हमने आपको बताया कि इसके यहाँ जो है मातृ देवी की पूजा होती थी। फिर हमने बताया कि पशुपतिनाथ की भी यहाँ पर आप मूर्ति देखेंगे। फिर उसके बाद हमने बताया कि एक प्रकार से गीली मिट्टी के दिए भी, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि सीपी की बनी हुई पटरी यहाँ से मिलती है, और सीपी का पैमाना हमें, हालांकि पैमाने का मतलब पटरी यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, याद रखिए। अब दोनों पॉइंट एक जगह है, तो अगर कभी आए तो आप दोनों भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। पैमाना का मतलब स्केल हुआ, स्केल पटरी को भी स्केल ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सब दोनों जगह दिखाई पड़ता है, तो आप ये चीज को जो है कर सकते हैं। कुंभकारों की भट्टी का अवशेष भी आप यहाँ पर पाएंगे। तो लगभग सारे पॉइंट मुझे लगता है कि मोहनजोदड़ो से संबंधित आपको याद हो गए होंगे। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अगले सेशन में जो अन्य हमें जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोकेशन दिखाई पड़ते हैं, जैसे कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, ठीक है, इन सारे स्थलों के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य सीरीज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।